वाले हैं क्लास 9 के सिविक सब्जेक्ट में चैप्टर 2 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है, संविधान का डिज़ाइन क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है और इसमें कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, आज कवर करेंगे इसमें पहले पार्ट की वीडियो में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या वहाँ पे पहले से ही था या फिर बाद में किन्हीं लोगों के प्रयासों से वो वहाँ पर लागू हुआ। तो आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी के साथ उनके हक के लिए लड़ा है और ब्लैक डोमिनेशन के लिए भी लड़ा है, ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। आई हैव cherish the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि भाई मैंने सफ़ेद लोगों के खिलाफ भी लड़ाइयाँ की हैं और काले लोगों के खिलाफ भी लड़ाइयाँ की हैं। तो वास्तव में ये लड़ाइयाँ क्यों किए थे यह देखिए। वैसे तो हमारे कंट्री पे भी ब्रिटेन वाइट माइनॉरिटी के लोगों का जो है शासन था, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी था। तो साउथ अफ्रीका और अपने यहाँ में थोड़ी सी फर्क इतना है कि हमारे यहाँ तो फिर वो लोग चले गए थे फिर उसके बाद, लेकिन जो साउथ अफ्रीका थी ना वहाँ पे तो ये वाइट मेजोरिटी के लोग जो है रहने लगे थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग आपस में डिफ्रेंशिएट हुआ करते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो इन लोगों दोनों के लिए लड़े हैं कि ये लोग शांति से आपस में रहें, और यह भी कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन दोनों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। दिस वाज नेल्सन मंडेला। यह कौन कह रहे थे? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, इनको जो है ट्रीजन कर दिया गया था देशद्रोह के कारण। इनको वाइट साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी गोरे लोगों की, उसने इनको जेल कर दिया, ठीक है। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. अपार्थिड रिजिम क्या होता है? मतलब रेशियल टाइप की जो रिजिम होती है जहाँ पे भेदभाव किया जाता है काले गोरों स्किन कलर में, ठीक है, काले गोरों लोगों में भेदभाव किया जाता है। ऐसे लोगों का जो रिजिम था वो अपार्थिड रिजिम कहलाता है। तो जो 1964 का ईयर था ना, उस समय इन नेल्सन मंडेला को जेल के लिए और इनके साथ जो है 7 और लीडर्स को लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा सुना दी। कौन सुना दिया? ये व्हाइट जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी वहां पे चल रही थी। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबेन आइलैंड। तो जो इनको जब जेल हुआ तो ये लगभग 28 वर्ष तक उस जेल में रहे। कहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड प्रिजन, बहुत ज़्यादा बुरा जो जेल था रॉबेन आइलैंड में साउथ अफ्रीका के। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, तो कौन कौन से लोगों ने स्ट्रगल किया अपार्थेड पे, किस तरह से फिर ये हटा, फिर डेमोक्रेसी आई। तो अपार्थेड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस सिस्टम को ही अपार्थेड कहा जाता है। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th and 18th century। द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्सेज। जो यूरोप था वो जो है 17th-18th सेंचुरी में इस सिस्टम में जो है आके साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा अपना फोर्स, आर्मी वगैरह, हथियार वगैरह सब तैयार करता है, बनाता है। इन द वे दे ऑक्युपाइड इंडिया, और इस तरह से फिर इंडिया पर भी आ जाते हैं। बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकम द लोकल रूलर्स। लेकिन यहाँ पर आए तो फिर यहाँ से तो वो लोग चले गए जो गोरे लोग थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में वहाँ पे परमानेंटली रूप से सेटल हो गए और रहने लगे, और वहाँ पे लोकल रूलर्स की तरह जीने लगे, लोगों पे अपना रूल चलाने लगे। द सिस्टम ऑफ अपार्थेड डिवाइड द पीपुल एंड लेवल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जो अपार्थेड सिस्टम था ना वो लोगों को विभाजित करता था, डिवाइड कर देता था आपस में ही उनके स्किन के कलर को लेके। कोई काला है तो उनको अलग, कोई गोरा है तो उनको अलग, है ना। द नेटिव पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो वहाँ के मूल निवासी थे साउथ अफ्रीका के लोग, वो तो ऑलरेडी ब्लैक कलर में ही हुआ करते थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। तो ये जो इनकी संख्या थी पॉपुलेशन में लगभग 3/4 थी, यानी 75% तो ब्लैक्स ही रहते थे, ठीक है। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप के अलावा, कौन से? एक ब्लैक और व्हाइट, इन दोनों के अलावा देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेस हु वर
वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपुल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से जो लोग माइग्रेट हुए थे, जो मिक्स कलर के हुआ करते, जो काले भी थे, सांवले भी थे, गोरे भी थे, है ना, ऐसे लोगों को जो है को मिक्स्ड रेस कहा जाता था। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। तो जो वाइट के रूलर्स थे वो क्या किस तरह व्यवहार करते थे, भाई जो नॉन वाइट है वो इन्फीरियर्स हैं, बहुत नीचे हैं, और हम लोग वाइट वाले ऊंचे हैं, ऐसा बिहेव करते थे, ट्रीट करते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो वाइट्स नहीं थे वो जो है उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। द अपार्थेड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली अप्रोसिव फॉर द ब्लैक्स। जो अपार्थेड का सिस्टम था ना वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वो पूरी तरह से खिलाफ में था, किसके, ब्लैक के। दे वे फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन अ वाइट एरिया। तो उनको जो है वाइट के एरिया में, जहाँ पर वाइट के लोग रहते थे, उस एरिया में भी रहने की मनाही थी, उनको रहने नहीं दिया जाता था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट। वो वाइट एरिया में केवल काम कर सकते हैं, वो भी तब जब उन्हें परमिट मिले, स्वीकृति मिले वाइट की गवर्नमेंट से। तो ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक। सबके लिए अलग अलग हुआ करते थे। सिनेमा हॉल, पूजा करने के घर, ठीक है, पब्लिक के जो टॉयलेट बने होते थे वो सब अलग अलग होते थे। उसमें मार्क किया जाता था कि ये वाइट वालों का है, ये ब्लैक वालों का है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। दिस वाज कॉल्ड सेरीग्रेशन। तो इस तरह का जो भेदभाव है ना, इसी को सेरीग्रेशन कहते हैं। सेरीग्रेशन कहते हैं, किसे कहते हैं, तो जो भेदभाव था, जो अपार्थेड सिस्टम था बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक्स, called segregation. They could not even visit the churches where they whites worship. तो जहाँ पे वाइट के लोग जाते थे जिस चर्च में पूजा करने, वहाँ पर भी उनको नहीं जाने दिया जाता था, अलाउ नहीं था। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रिबल ट्रीटमेंट। जो ब्लैक थे वो एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, संस्थाओं को नहीं बना सकते थे, है ना, और ना ही किसी प्रकार का प्रोटेस्ट कर सकते थे इस तरह के ट्रिबल ट्रीटमेंट के बदले में, जो उनके साथ हो रहा था उसके बदले में वो कोई एसोसिएशन या कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। Since 1950 the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 में लगभग ब्लैक्स और जो कलर्ड थे और जो इंडियंस थे, ये सब लोगों ने मिलकर अपार्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स। उन लोगों ने बहुत सारे मार्च वगैरह निकाले, स्ट्राइक्स वगैरह किए, आंदोलन वगैरह किए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो वहाँ पे एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यह जो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती थी, और इसने भी जो है वहाँ पे अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ अगेंस्ट जो है उसके स्ट्रगल किया। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। यह जो था संस्था, जो ये कांग्रेस पार्टी थी, इसमें बहुत सारे वर्कर्स थे, यूनियंस थी, बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टियां भी जुड़ गई थी। मेनी सेंसिटिव वाइट आल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थेड एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। बहुत से ऐसे वाइट थे, देखो जितने लोग वाइट थे ना, वो उनमें सबने कहते थे कि नहीं ये एक बुरे हैं, काले लोग को हटाओ, ये वो कुछ भी। कुछ वाइट ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि जो वाइट गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। तो उन वाइट लोगों में भी बहुत से लोगों ने ANC को ज्वाइन कर लिया। ANC मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। Several countries denounce apartheid as unjust and racist. कुछ कंट्रीज भी अनाउंस करती हैं कि जो अपार्थेड सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण है और बहुत ज़्यादा रेसिस्ट है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय द डिटेनिंग, टॉर्चिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपुल। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट की गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में, उसने इन सब की परवाह न करते हुए बहुत सारे जो है ब्लैक और कलर्ड पीपुल को टॉर्चर किया और जान से मार दिया। तो अब हम लोग देखेंगे टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है वहाँ पे और अपार्थेड सिस्टम हटने वाला है। कैसे होता है? एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थेड हैड इंक्रीज्ड, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और स्ट्रगल हुए अपार्थेड के खिलाफ में और ये लगातार बढ़ता ही गया लोगों का। तो गवर्नमेंट जो थी वहाँ की अपार्थेड की, उसने रियलाइज़ किया कि भाई अब हम लोग ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा दिनों तक अपने अंडर रूल में नहीं रख सकते। द वाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसीज। तो फाइनली जो वाइट रिजिम थी उसने अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेस्ड। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन वाले जो लॉज थे वो हटा दिए गए, ठीक है, जो लोगों को भेदभाव करते थे वो सब लॉ को हटा दिया गया। बैन कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को और रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया मीडिया पे जो था कि भाई जो वो क्या कर सकती क्या नहीं, मतलब उसके ऊपर जो पाबंदी थी उसके राइट को लेके वो सब जो है हटा दिया गया।
और जो नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स के तक जेल में थे उनको अब जो है जेल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, ऐसा कह के कि भाई अब ये फ्री हैं। ठीक है, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ड मार्किंग द न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो फाइनली 26 अप्रैल 1994 को नेशनल फ्लैग जो है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का जो है फहराया गया। और क्यों फहराया गया? यह नए डेमोक्रेसी जो बॉर्न हुई वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, वो उसके लिए उसको फहराया गया। द अपार्टेड गवर्नमेंट केम टू द एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो यह जो गवर्नमेंट नहीं बनी वो कैसी गवर्नमेंट थी? मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी यहाँ पे कई प्रकार के कई रंग के लोग रहते थे, सबकी गवर्नमेंट थी ये। हाउ डिड दिस केम आउट? यह कैसे हुआ होगा? लेट अस हियर मंडेला। चलिए मंडेला को सुनते हैं हम लोग, जो कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कहाँ के? न्यू साउथ अफ्रीका। ये जो नया साउथ अफ्रीका बना 26 अप्रैल 1994 को। तो नेल्सन मंडेला को तो उम्र भर के लिए जेल हो गई थी, लेकिन फिर उनको भी छोड़ दिया गया। ठीक है, तो फिर वो बाहर आते हैं तो प्रेसिडेंट बनते हैं और वही फर्स्ट प्रेसिडेंट कहलाते हैं। तो उनका कहना है कि हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन द नेगोशिएटिंग ए पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन अदर। तो जो पुराने इतिहास रूप से दुश्मन रहे हैं वो लोग और जो तमाम जो शांति वाले लोग हैं, इन दोनों लोगों ने अपार्थाइड सिस्टम से डेमोक्रेसी को कितना आसानी से और कितना शांति तरीके से देश में लाया। इन लोगों ने मिलके इसको लाए। तो माई विश, मेरी ये ऐसी इच्छा है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो नेवर गिव अप ऑन द बिलीव इन गुडनेस। तो देखिए सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो जो साउथ अफ्रीका के लोगों के अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो ये सब आज चेंजेस के रूप में दिख रही है, साउथ अफ्रीका में लोग डेमोक्रेट हो गए हैं, अपार्थाइड सिस्टम पूरी तरह हट गया है, इस भरोसे को कभी भी अपने अंदर से जाने नहीं दें। कौन से भरोसे को? कि भाई सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, चाहे कोई लाख बुरा हो लेकिन उसके अंदर भी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ होती हैं। तो यह जो विश्वास है कि सबके अंदर अच्छाइयाँ होती है, इसे कभी भी ना भूलें। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। तो बाद में बहुत सारे इमरजेंस हुए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में। ब्लैक लीडर्स जो लोग थे वो उन्होंने अपील किया कि भाई सभी को चलो क्षमा कर दिया जाए, वाइट को भी क्षमा कर दिया, सबको क्षमा कर दिया जाए और फिर से एक आराम से आसान से जीवन जिया जाए। This said, let us build a new South Africa based on equality for all races and men and women। तो लोगों ने यह कहना शुरू किया कि साउथ अफ्रीका को चलिए फिर से नेशन के रूप में बनाया जाए, जहाँ पर या जिसमें इक्वलिटी सभी रेसेस के मेन वीमेन के लिए इक्वल होगा, सबको एक बराबर हक मिलेगा, सबको एक बराबर ही देखा जाएगा। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। कैसे कैसे देखा जाएगा? उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे, सबको सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा उनके साथ, और जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो सब उनको दिए जाएं, सबको एक बराबर तरीके से। द पार्टी दैट रूल through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। तो वो पार्टी जो बहुत सारे brutal killings की है और वो पार्टी जो इस सब के खिलाफ में थी, इन दोनों पार्टियों ने मिलके एक साथ जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। तो लगभग जो है 2 सालों के बहुत लंबे डिस्कशन के बाद दोनों पार्टियों ने जो है फाइनेस्ट, सबसे बेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में अपने यहाँ लागू करती हैं। मतलब पूरे देशों में जितनी सुविधाएं नहीं थी उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो है इन लोगों ने बनाया था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू द इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। किसी और देशों में किसी नागरिक को जितने अधिकार मिले होते हैं उसके हिसाब में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर ए सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो साथ ही मिलके दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को जो है ना सबको एक साथ मिलके सुलझाया जाएगा। ठीक है, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी बाहर नहीं रखा जाएगा। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, किसी को राक्षस की तरह व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर राक्षसों की तरह अत्याचार नहीं किया जाएगा। दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। उन लोगों ने सहमति दिखाई कि प्रत्येक व्यक्ति जो है हर एक परेशानियों में उसको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, उस सोल्यूशन का पार्ट बनेगा। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट।
इससे नहीं मतलब है कि पास्ट में उसने क्या किया है। द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सी पेज 28 सम्स अप दिस स्पिरिट। प्रियम्बल मीन्स होता है ना पूरा सारांश, ठीक है, मतलब पूरा शॉर्ट में। तो जो प्रियम्बल है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग 28 पेज पे देख सकते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन बनी वो डेमोक्रेसी की, वो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे टॉपिक वहाँ से लिए गए हैं, तो यदि आपको पता है तो वीडियो व्यूज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ए स्टेट डिनाउंस्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड टिल 1994 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक समय था जब कहा जाता था कि भाई साउथ अफ्रीका में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, ऐसा समय था। लेकिन अब समय वो आ गया है कि भाई लोग कहते हैं कि वाह क्या मॉडल है डेमोक्रेसी का साउथ अफ्रीका में। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue rainbow nation। तो ऐसा क्या चेंजेस हुए जो कि वहाँ पे ऐसा होना हो गया, मतलब ऐसा पॉसिबल हो गया कि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी हो गई, अपार्थाइड पूरी तरह से खत्म हो गया। और ऐसा क्या हुआ, किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के कि बाद में जैसे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो फिर कितना गंदा माहौल हो जाता है, लेकिन बाद में कितना खूबसूरत रेनबो अगर आ जाए स्काई में तो बिल्कुल रेनबो की तरह चमकता हुआ बाहर ये साउथ अफ्रीका निकलता है। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेला सेड। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में के ऊपर जो है बोलते हुए मैंडेला कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो दो चीज़ों को बताता है, पास्ट को भी बताता है और फ्यूचर को भी बताता है। ऑन वन हैंड इट इज सोलमन इम्पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अनदर that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and oppressive past। जो एक तरफ ये बताता है कि किस तरह से लोगों ने जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस या डिवीजन सहे हैं, कितने अत्याचार सहे अफ्रीका के लोगों ने, ठीक है। और दूसरी तरफ ये दिखाता है कि भाई किस तरह से मतलब हम लोगों ने मिल के एकता के साथ कैसे मतलब इस अपार्थाइड सिस्टम को हटा दिया है और किस तरह से यहाँ पे डेमोक्रेसी लागू हो गई है। बट इट इज मोर दैन इट इज आल्सो ए चार्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, ए कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, विमेन एंड मेन। सभी एक ऐसी कंट्री बन गई है आज जहाँ पे सभी लोगों के सेंस से ये चलती है, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, विमेन हो, मैन हो, कोई भी हो। तो अब हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा है, कवर किया है, उससे पता चलता है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी। ऑपरेसर दबाव डालने वाले को और जो दबे हुए लोग हैं इन लोगों को नए डेमोक्रेसी में प्लान करके एक साथ रहने के लिए समान अधिकार से रखने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, जबकि यह बहुत ही आसान नहीं होने वाला है कि लोग एक दूसरे पे विश्वास करें। कौन से, जो अपने आप को अच्छा समझते थे और वो जो अपने आप को नीचे समझते थे या जिनको कहा जाता था, तो वो सब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करके डेमोक्रेसी में रहें, ये बहुत ही इजी टास्क नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। दे हैड देयर फियर्स, वो डरेंगे कि भाई दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वे चाहेंगे कि उनके इंटरेस्ट, उनके हक का कोई सुरक्षा करने वाला, कोई सुरक्षित प्रमाण हो, कोई प्रूफ हो। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। जो ब्लैक मेजोरिटी के लोग हैं वो इंश्योर करते हैं कि भाई जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो मेजोरिटी के रूल हैं, वो उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कंप्रोमाइज़ कर ले बाद में, ठीक है। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वो चाहते हैं कि उनको जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स मिले हैं उसका सब्सटेंशियल कोई पार्ट हो, कुछ हो। द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेस्ट इस प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। तो जो व्हाइट माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में होता है देखिए कम लोग, मेजोरिटी में होता है अधिक लोग। तो जो व्हाइट माइनॉरिटी थी वो चाहती थी कि उनके जो प्रिविलेज हैं, जो प्रॉपर्टी है भाई, उसको कोई उनसे ना छीने।
तो इस तरह से काफ़ी लंबा बहस चलता है, ठीक है, बोथ पार्टीज़ में। फिर बाद में दोनों एग्रीड कर लेती हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। जो वाइट मेजॉरिटी थी वो कहती है कि भाई वो हम लोग मानेंगे कि मेजॉरिटी रूल होगा, मतलब मेजॉरिटी का मतलब तो जो अधिक है ना उनका रूल होगा और एक व्यक्ति का एक ही वोट माना जाएगा। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। वो इस बात से भी सहमति दे दिए कि भाई ठीक है, गरीबों का और वर्कर्स का भी तो कुछ राइट, बेसिक राइट होना चाहिए। द ब्लैक्स, उसके बाद फिर ब्लैक की बारी आई तो ब्लैक लोगों ने भी कंप्रोमाइज किया और वो एग्री किए कि भाई जो मेजॉरिटी रूल है वो भी पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। दे एग्री दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। तो उन्होंने ये भी एग्री किया कि भाई ठीक है, कोई भी मेजॉरिटी हो, कुछ जिसकी मेजॉरिटी में होता है जिसकी अधिक संख्या हो, तो जिसकी अधिक संख्या है पॉपुलेशन में उन लोगों को जो है ये अधिकार नहीं होगा कि व्हाइट की प्रॉपर्टी को वो लोग ले लें, छीन लें। इस तरह से लोगों ने कंप्रोमाइज दोनों लोगों ने किया। दिस कंप्रोमाइज वाज नॉट ईजी। ये जो कंप्रोमाइज कर रहे थे लोग बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। हाउ वाज दिस कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे यह जाके आगे सही हो जाएगा। Even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will be not broken in future? तो आज वो लोग आपस में भरोसा करके ये सब कर रहे हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि भाई फ्यूचर में कोई इसे तोड़ेगा नहीं, अपने वादों को तोड़ेगा नहीं। The only way to build and maintain trust in a such situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई जो रूल, जो हक सबके लिए मिले हैं उनको कहीं लिखा जाए, कहीं लिखा हुआ रहेगा ना तो वो सबके द्वारा माना जाएगा। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर द चूजन इन फ्यूचर। ये रूल्स ऐसे भी लिखे जाएंगे कि भाई जो रूलर्स हैं उनमें से कौन कौन से लोग हैं जो फ्यूचर में चूज किए जाएंगे। दीज रूल्स आल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। और यह रूल ऐसे भी लिखे जाएंगे कि भाई जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी उसके पास कितने पावर होगी, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये सब भी लिखा होना चाहिए। फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। फिर अंततः जो है ये सब जो रूल्स बन रहे थे ना ये सब सिटीजन्स के राइट्स के रूप में बन गए। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। और यह रूल जो है ऐसे भी बनाए गए कि भाई जो जीतेगा, जो इलेक्टेड लोग होंगे, मेंबर होंगे, जो गवर्नमेंट होगी उसके वश में भी ना हो कि वो इस तरह के रूल को चेंज कर दे अपने मन। भाई कोई जीत गया और अपने मन का आके रूल वगैरह बना दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके प्रोसेस ऐसे रखे जाए कि भाई ये ईजी ना हो कि कोई भी रूल चेंज कर दे। ये भी होना चाहिए ना, तभी तो डेमोक्रेसी रहेगी। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड, दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। तो इस तरह से फिर सब लोग बेसिक रूल जो होता है किसी व्यक्ति का उस पर सब लोग एग्री हो जाते हैं। दे आल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। और लोगों ने यह भी कहा कि भाई जो ये रूल बन रहे हैं यह सुप्रीम होगा, यानी सबसे बड़ा होगा, जो कि कोई भी गवर्नमेंट जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकती। This set of basic rules is called a constitution. Most important. What is constitution? The set of basic rules is called constitution. जो basic rules का जो set होता है उसी को constitution कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अफ्रीका को यूनिक नहीं बनाता है। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत जितने भी देश हैं सब देशों में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, डाइवर्जन होता है उनमें। दियर रिलेशनशिप में नॉट हैव सीन एज बैड एज द बिटवीन एज वाइट एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। उनके जो रिलेशनशिप हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं होते हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक लोगों के बीच हुआ करता था। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया में लोगों के अलग अलग मत और इंटरेस्ट होते हैं। व्हाट एवर द डेमोक्रेटिक और नॉट मस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे लॉज वगैरह बने हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, वहाँ पे डेमोक्रेसी हो ही। हाँ, दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट पर ही अप्लाई नहीं होता है। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एसोसिएशन हो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई गेम खेल रहे हैं आप, उसके रूल ही ना हो तो फिर लोग अपने मन का ही काम करने लगेंगे ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीड, क्यों जरूरी हम लोगों के लिए। तो इसीलिए जरूरी है भाई कि कोई ऐसा ना कर पाए, अपने मन का ना कर पाए, इसलिए रूल्स जरूरी हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया। चलिए आपके गांव में, आपके आसपास एरिया में कोई क्लब है, टू कोऑपरेटिव
सोसाइटी और ए पॉलिटिकल पार्टी दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो सोसाइटी हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपुल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। किसी भी देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन रूल्स का एक सेट होता है जो कि सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in the territory and also the relationship between the people and government। किसी भी लोगों के किसी टेरिटरी में, किसी देश के टेरिटरी में रह रहे लोग हों, सिटीजन हो या फिर कोई ऐसे लोग हों और जो सरकार चल रही हो, उन लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से बनी रहे, लोग अच्छे से रह रहे हों, इसके लिए जो जरूरी रूल्स होते हैं ना, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है कि इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। पहला सबसे बड़ा यह प्रभाव यह है कॉन्स्टिट्यूशन का कि यह एक डिग्री जनरेट करता है, किसका? ट्रस्ट का और कोऑर्डिनेशन का, जिससे कि लोग आपस में एक साथ रह सकें। सेकेंड चीज़ है क्या करता है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल द हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। तो यह भी बताता है भाई, ये भी स्पेसिफाइज करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, किसी भी जगह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यह भी बताता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह की है और उसके पास कितनी पावर है डिसीजंस लेने की। थर्ड चीज़ क्या बताता है यह, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर। एंड जो गवर्नमेंट है ना, उसकी पावर्स पे लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और वो ये भी बताता है कि उसके क्या राइट्स हैं सिटीजन्स के प्रति, सिटीजन्स के लिए उसके क्या दायित्व हैं, यह भी किसी भी जगह का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। फोर्थ क्या एक्सप्रेस करता है, यह एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशन, होता है प्रभावकारी। ठीक है, प्रभावकारी एस्पिरेशन लोगों को होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे कि एक अच्छी सोसाइटी बन सके। तो फाइनली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो है क्वालिटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे काम करती है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे डेमोक्रेसी हो ही, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगी। भाई डेमोक्रेसी तो तभी रहेगी ना जब कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, अन्यथा डेमोक्रेसी क्यों रहेगी? तो वही कहा जा रहा है कि यदि जरूरी नहीं है कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है तो वहाँ के लोग डेमोक्रेटिक ही हों, लेकिन यह बात जरूर है कि भाई अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक लोग रहते हैं, डेमोक्रेसी है कंट्री में, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। After the war of independence against the Great Britain, the Americans gave themselves a constitution। जो ग्रेट ब्रिटेन का शासन था अमेरिका से, जो कॉलोनीज के रूप में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो जैसे वो लोग इंडिपेंडेंस पाते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस में भी जब रिवॉल्यूशन आता है तो वहाँ पर भी लोगों ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया। और साथ ही साथ बहुत सारे सिंस देन इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिसेस इन ऑल डेमोक्रेटिक्स टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे हर जगहों पे जितने भी डेमोक्रेसीज के प्रैक्टिसेस होने लगे देश में, लोग चाहने लगे कि हम लोग के यहाँ भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रिवॉल्यूशन होनी चाहिए, वो हर जगह जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने लगे। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और किस तरह के लोगों ने इनमें सहयोग किया, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।